मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हवांग टू शब्द का अर्थ क्या है। जो हवांग टू है इसका अर्थ पूछ रहे हैं कि क्या है। ऑप्शन नंबर ए है मरुस्थल में बनने वाला सौद्वल, गोबी मरुस्थल से हवा में उड़ती धूल। ऑप्शन नंबर सी है वायु अपर्दन के कारण मरुस्थलों में बनने वाली उथली झीलें। या ऑप्शन नंबर डी है मरुस्थलों में निक्षेपकारी भू आकृतियां। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गोबी मरुस्थल से हवा में उड़ती हुई धूल, इसको कहते हैं हवांग टू। इसके बारे में कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं। मरुस्थलीय सीमा से परे बारीक धूल को लोएस के रूप में पड़ोसी भूमि पर जमा किया जाता है। यह एक पीला भुरभुरी सामग्री होती है और आमतौर पर बहुत उपजाऊ होती है। चीन में गोबी मरुस्थल से ऐसी पीली रंग की हवा के साथ चलने वाली धूल को हवांग टू कहा जाता है, जिसका अर्थ है पीली धरती या पीली धरती इसका अर्थ होता है। लोयस वास्तव में महीन दोमट चूने के प्रचुरता होती है। इसमें बहुत सुसंगत और अत्यंत छिद्रपूर्ण होती है। यह जो मिट्टी है यह पानी आसानी से अवशोषित कर लेती है ताकि इसकी सतह हमेशा सूखी हो। मृदु लोयस की मोटी परत, जो मृदु लोयस है इसकी मोटी परत के माध्यम से धाराओं द्वारा गहरी घाटियों को काट दिया जाता है तथा बैंडलैंड स्थलाकृति विकसित हो जाती है। लोयस का सबसे व्यापक जमाव उत्तर पश्चिमी चीन में हवांग हो बेसिन के लोयस पठार में पाया जाता है। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, अंडों की टोकरी बास्केट ऑफ एग्स स्थलाकृति किस भू आकृति कारकों द्वारा बनाई जाती है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि जो अंडों की टोकरी होती है वो किससे बनाई जाती है, कौन सी स्थलाकृति है, किन कारकों की वजह से जो अंडों की टोकरी है ये बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है कि ए है पवन, बी है हिमनद द्वारा ग्लेशियर्स, या सी है नदी, या डी है सागरीय लहरें। तो यहाँ पे जो सही होगा ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हिमनद या ग्लेशियर्स द्वारा। यहाँ पे जो अंडों की टोकरी स्थलाकृति शब्द का तात्पर्य है वो ड्रमलिन से है, जो हिमनदों द्वारा बनाई गई एक निक्षेपकारी भू आकृति है। ये गोल टीलों के रूप में होती हैं जो हिमनदों के जमाव से उत्पन्न होती हैं, जो एक उल्टी नाव या चम्मच की तरह दिखते हैं। ये देखने में उल्टी नाव या चम्मच की तरह दिखते हैं। ये आकार में कुछ मीटर से लेकर 60 से 100 मीटर की ऊंचाई तक और कुछ 100 मीटर से लेकर 1-2 किलोमीटर लंबाई में भी हो सकते हैं। जब वे एक क्लस्टर में होते हैं तो वे अंडे की एक टोकरी की तरह दिखते हैं। ड्रमलिन की कॉलोनियाँ फिनलैंड और उत्तरी द्वीपों और अमेरिका में पाई जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ला नीना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ला नीना है इससे संबंधित पूछ रहे हैं कि कुछ कथन दिए गए हैं, इस पे विचार करना है। तो इस पे देखते हैं कि जो कथन एक है ला नीना वर्ष के दौरान पूर्वी प्रशांत महासागर में पानी सामान्य से अधिक ठंडा होता है। या कथन 2 है ला नीना पेरू इक्वाडोर क्षेत्रों में भारी वर्षा लाती हैं। तो इसमें से पूछ रहे हैं कि
कौन सा संबंधित है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो सही पूछा जा रहा है, दोनों कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही है। ए सही है। ए का मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट कथन है, ला नीना वर्ष के दौरान पूर्वी प्रशांत महासागर में पानी सामान्य से अधिक ठंडा होता है, तो ये सही है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में संक्षेप में देख लेते हैं कि यल नीनो और ला नीना विपरीत चरणों के जलवायु पैटर्न हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन बना है वो ला नीना से बना है, लेकिन ला नीना के साथ साथ एक और है यल नीनो। तो दोनों को हम समझते हैं कि एल नीनो और ला नीना विपरीत चरणों के जलवायु पैटर्न हैं, प्रकार हैं, जो एक साथ एल नीनो दक्षिणी दोलन बनाते हैं। तो एल नीनो के पहले हम ला नीना देख लेते हैं, फिर एल नीनो के बारे में बताते हैं। ला नीना का अर्थ स्पेनिश में छोटी लड़की होती है और इसे एल वीजो या ठंडी धारा के रूप में भी जाना जाता है। ला नीना चरण के दौरान पूर्वी प्रशांत में पानी का तापमान सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत पर एक मजबूत उच्च दाब हो जाता है। पेरू और इक्वाडोर में ला नीना सूखे के कारण बनता है। ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़ और भारत में अच्छी मानसूनी वर्षा ला नीनो से ही होती है। एल नीनो के बारे में देख लेते हैं। एल नीनो को स्पेनिश में छोटा लड़का या क्राइस्ट चाइल्ड के रूप में जाना जाता है। एल नीनो वर्ष के दौरान पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से अधिक गर्म होता है। वायुदाब मध्य प्रशांत के बड़े क्षेत्रों और दक्षिण अमेरिका के तट पर निम्न होता है। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में सामान्य निम्न दाब प्रणाली को एक कमजोर उच्च दाब प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। कमजोर उच्च दाब द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। दाब पैटर्न में इस बदलाव के कारण व्यापारिक पौने हल्की हो जाती हैं। यह कमी भूमध्य रेखी प्रतिधारा इसको डोलड्रम के साथ धारा के रूप में पेरू और इक्वाडोर के तट पर गर्म समुद्र के पानी को जमा करने की अनुमति देती है। पेरू के तटों पर अपवेलिंग होने से ऑस्ट्रेलिया और भारत में कम वर्षा के साथ पेरू और इक्वाडोर क्षेत्रों में भारी मात्रा में वर्षा होती है। तो इस तरह से जो ये वाला हमारा सेकंड कथन है ये एल नीनो से संबंधित है, ना कि ला नीना से। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, अनिवार्य लाइसेंसिंग शब्द। अनिवार्य लाइसेंसिंग ये जो शब्द है इसका उल्लेख निम्नलिखित में से किस अधिनियम में किया गया है। अनिवार्य लाइसेंसिंग जो ये शब्दावली प्रयोग की गई है, इसको पूछा जा रहा है कि इस शब्द का उल्लेख जो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में किया गया है। तो हमको बताना है कि ये किस अधिनियम में किया गया है। अनिवार्य लाइसेंसिंग जो शब्द है इसका प्रयोग किस अधिनियम में हुआ है, तो देख लेते हैं। कंपनी अधिनियम 2013, ऑप्शन नंबर हमारा ए दे रहा है अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013, या ऑप्शन नंबर बी है भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970, या आगे है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। तो पूछ रहे हैं कि ये किससे संबंधित है, हमको बताना है कि ये किससे संबंधित है। यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 से ये अनिवार्य लाइसेंसिंग जो शब्द है ये संबंधित है। इसके बारे में देख लेते हैं संक्षेप में। अनिवार्य लाइसेंसिंग तब होता है जब कोई सरकार पेटेंट स्वामी की सहमति के बिना
किसी अन्य को पेटेंट उत्पाद या प्रक्रिया का उत्पादन करने की अनुमति देती है। पेटेंट सुरक्षित आविष्कार या उपयोग करने की योजना बनाती है। यह बौद्धिक संपदा पर WTO के समझौते ट्रिप्स का मतलब है बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलू। समझौते में ये ट्रिप्स समझौते में शामिल पेटेंट संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्निहित लचीलेपन में से एक है। साथ ही इस अवधारणा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 और ट्रिप्स समझौते में व्यक्त उल्लेख के साथ मान्यता प्राप्त है। कुछ पूर्व आवश्यक शर्तें हैं जो धारा 84 और 92 के तहत दी गई हैं, जिन्हें किसी के पक्ष में अनिवार्य लाइसेंस दिए जाने पर पूरा करने की आवश्यकता होती है। तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है, कथन है, एक, बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी में महाराष्ट्र में प्लेग की महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों की आलोचना की थी। कथन 2 है, चापेकर बंधुओं ने पुणे के प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी थी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए हम बनाए हैं कि इस समय भी कोरोना जैसी जो महामारी, वैश्विक महामारी है, वो पूरे विश्व को अपने चपेट में लिए हुए है। तो ये प्लेग जिस समय भारत में प्लेग की स्थिति जिस समय थी, उस समय भी बहुत सारी समस्याएं थी, जिस समय प्लेग बहुत आते थे। तो उससे संबंधित है कुछ पॉइंट्स, तो देखते हैं कि कितना ये आप लोग सही कर पाते हो। यहाँ पे कथन फर्स्ट है कि गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी में महाराष्ट्र में प्लेग की महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों की आलोचना की थी। साथ ही चापेकर बंधु, जो सेकंड कथन है, बंधुओं ने पुणे के प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी थी। इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। कथन ए सही है, 2 सही है, या दोनों सही है, या एक भी नहीं सही है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये दोनों सही है, अर्थात जो बाल गंगाधर तिलक का अखबार केसरी था, तो केसरी में प्लेग की महामारी से निपटने के लिए कुछ उपायों की आलोचना की गई थी, ये सही बात है। साथ ही चापेकर बंधु जो है वो जो प्लेग कमिश्नर था उसकी हत्या कर दिए थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन नंबर दोनों सही होगा। इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस समय भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है और प्लेग भी उस समय की बहुत बड़ी महामारी थी। तो इसके बारे में देखते हैं। इसे पहली बार 1997 में महाराष्ट्र में फैलने वाले बुबोनिक प्लेग से निपटने के लिए तैयार किया गया था। अधिनियम में एक अधिनियम था, महामारी अधिनियम था। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि जो ये महामारी रोग अधिनियम था, ये 1897 में महाराष्ट्र में फैलने वाले बुबोनिक प्लेग के नाम से जानते थे उसको, जिस समय वो प्लेग था बुबोनिक प्लेग। तो उससे निपटने के लिए ये तैयार किया गया था अधिनियम। इस अधिनियम ने सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगा दी थी। साथ ही यात्रा विनियमित किया गया था और नियमित स्क्रीनिंग, अलगाव और संगरोध का प्रावधान किया गया था, जिसको संगरोध हिंदी कठिन है, क्वारंटीन आप समझ सकते हो कि ये शब्द इस समय प्रचलन में ज़्यादा है। तो किया गया था। द टाइम्स लंदन के वैलेंटाइन चिरोल द्वारा
चिरोल द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के पिता के रूप में वर्णित किया गया था। उनके अखबार केसरी ने महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों की आलोचना की थी। तो जो ये बाल गंगाधर तिलक जो केसरी में आलोचना किए थे सरकार की महामारी से निपट पाने के कुछ बिंदुओं पर, तो इसी वजह से जो वहाँ के वैलेंटाइन चिरोल सरकार थी उस लंदन की, तो वहाँ पे जो है इनको भारतीय अशांति के पिता के रूप में बोला गया था। किसको? बाल गंगाधर तिलक जी को वर्णित किया था। उनके अखबार केसरी ने महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों की आलोचना की थी। क्योंकि आलोचना किए थे इसलिए इनको बाल गंगाधर तिलक को वो लोग बोल रहे थे कि भारतीय अशांति के पिता हैं ये। दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर बंधु, जो चापेकर बंधु की बात हुई है, तो इनका नाम पूरा नाम था दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने WC रेंड, पूना के प्लेग कमिश्नर और प्रशासन के एक अधिकारी लेफ्टिनेंट चार्ल्स एर्स्टन की हत्या कर दी थी। तो इस तरह से इससे संबंधित कुछ बिंदु था। चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 की तरफ, और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। शक्तिशाली 5 देशों की किस संदर्भ में अक्सर चर्चा की जाती है? ऐसे वो कौन से 5 शक्तिशाली देश हैं जिसकी चर्चा हमेशा की जा रही है? वो अक्सर किस संदर्भ में चर्चित हैं, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित बातों को लेकर उन 5 देशों की चर्चा होती रहती है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। जो क्षेत्र है, क्षेत्र दिया गया विनिर्माण क्षेत्र से, आईटी और सेवा क्षेत्र से, या जलवायु संबंध से, या पासपोर्ट सामर्थ्य से, किस क्षेत्र से संबंधित ये 5 जो है देश हैं जिनकी चर्चा अक्सर होती रहती है? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित ये 5 देश हैं। तो देखते हैं कि शक्तिशाली 5 या मिटी 5 सुपर हीरो की एक नई टीम का नाम नहीं है, बल्कि यह मलेशिया, भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम के लिए संक्षिप्त रूप है। तो ये जो 5 शक्तिशाली देश हैं इसके नाम है भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो ये हैं वियतनाम और मलेशिया, ये 5 देश हैं। मलेशिया, भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम। तो ये 5 देश हैं जिसके बारे में अक्सर चर्चा होती है। किस क्षेत्र को लेके? विनिर्माण क्षेत्र को लेके हमेशा चर्चा में ये 5 देश रहते हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन था ये 5 देश 2020 में, ये जो 2020 चल रहा है, विश्व के 15 सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण देशों में से होने का अनुमान किया गया है। 2020 के अंत तक होते होते इनको मतलब जो 15 सबसे प्रतिस्पर्धी देश हैं विनिर्माण क्षेत्र में, उसमें ये फर्स्ट 5 रहेंगे, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। तो ये रहे हमारे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।